जय हिंद। आज किसी व्यक्ति ने हमें कहा कि ये सर पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से क्या होता है, क्या मिलेगा। तो हमने कहा रे भैया, शिक्षा वो शेरनी है, शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। ये कथन किसका भाई मेरे? तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है ना। अब तनी उनको हम समझाए कि तनी समझिए, आज के दौर में आप पिछड़े में गिनती किए जाते हैं, आपके साथ कोई थोड़ी अत्याचार होती है तो आप विरोध नहीं कर पाते हैं, जबकि आप पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ की जानकारियां भी है। उस जमाने में जब सारी देश के लोग जो थे दक्षिणावर्त विचार के थे, एकदम धर्म के नाम पर रहते थे, और उस समय अकेला शख्स ये पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। वो किसके बदौलत? शिक्षा के बदौलत। ये पूरी देश की जो जाति प्रथा व्यवस्था है उसको खत्म करने में किनका योगदान भाई? तब भीमराव जी का योगदान। अब ई अंबेडकर जी का योगदान कैसे संभव हुआ? तो शिक्षा के बदौलत। अगर वो शायद शिक्षित नहीं होते तो ये संभव नहीं होता। तो शिक्षा से काहे नहीं मिलता है? इतनी बड़ी बदलाव आई है और कह रहे हैं कि क्या मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सब लोग तनिक सा ध्यान से सुनिए, पढ़िए। ठीक, तो ज्यादा देरी ना करके आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ई का हो गया भाई? हाँ अब चलेगा। तो भाई रे क्लास 10th का भौतिकी शास्त्र चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश के परावर्तन। अब उनके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके हमने वीडियो दिया है। अगर वीडियो आप देखे होंगे तो हमें ये आशा और उम्मीद है कि आपको देखने में तो बहुत आनंद आया होगा, क्योंकि उसमें रस रहता है। पढ़ाई के साथ साथ क्या रहता है भाई? रस। और रस कौन वाला? तो मधुमक्खी वाला रस, बड़ा मीठा मीठा, इसको कहते हैं शहद। ठीक है, और चटपटा खट्टा खट्टा भी रहता है। तो चलते हैं, तो आज पढ़ेंगे हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। हम ये भी आशा रखेंगे कि आप लोग बोर फील ना हो, तो बीच में हम लोग थोड़ा सा मनोरंजन भी करते चलेंगे। ठीक है, फिल्म देखे हैं कि नहीं देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं? तब फिल्म देखे होंगे तो रहता है कुछ कहानियां, और कहानी के साथ साथ एगो बीच में रहता है गाना, ताकि मन भुलाइल रहे। फिर 10-15 मिनट देगा कहानी, और फिर बीच में एगो तनिए आके नाच जाएगी, मन भुला जाएगा। क्या जी? चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा किस्सा कहानी से छुटकारा ले लेंगे। चलिए, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सुनो। समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है? क्वेश्चन क्या कहा मेरे भाई कि समतल दर्पण है, मान लीजिए एक समतल दर्पण है, ये आने वाली किरण एक है तो लौटने वाली कितनी होगी? एक ही। आई एक तो जाएगी 3 थोड़ा ही, एक ही जाएगी नहीं। तो प्रश्न क्या कहा? समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण के परावर्तित किरणें कितनी? तो एक ही। किसी को डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब कह रहा समतल दर्पण पर लंबत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होगी? सुनिएगा, समतल दर्पण है मेरे भाई, एक समतल दर्पण ये वाली, क्लियर। लंबत है, लंबत, आने वाली किरणें लंबत, तो लौटने वाली किरणें भी क्या होगी मेरे भाई? लंबत ही होगी, क्योंकि हमने बताया था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होती है? बराबर होती है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के, तो आई है लंबत माने 90 पर आई है, तो जाएगी भी 90 पर न जाएगी। ये दुर्गा जी का मेला थोड़ी है, हाथी पर आए हैं नाव पर जाएंगे। क्या जी? हम लोगों के हिंदू समाज में यही नहीं होता है, दुर्गा जी का मेला जब लगता है तो बाढ़ कहीं ज्यादा आ गया तो लोग कहता है इस बार दुर्गा जी आए हैं नाव पर, है कि नहीं। बारिश कहीं नहीं हुआ तो कहते हैं इस बार आए हैं शेर पर, तो हाथी पर। बउआ रे, न शेर है न हाथी है, ये 90 वाला कोना है कि नहीं है? समझ रहे ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि आने वाली किरणें अगर लंबत तो जाने वाली भी,
जैसे आई वैसे चली गई, नस्तार नहीं करवाए उसको। चलिए अगला चलते हैं। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना? देखो भाई रे, अभिलंब का मतलब लंब, अभिलंब का मतलब लंब, और लंब का मतलब गणित की भाषा में 90। नहीं, अभिलंब का मतलब लंब, और लंब के मतलब गणित की भाषा में 90। तो वही पूछता है कितना मान, तो कितना मान बताइए, इस कोनो हिसाब है बउआ वाला है। चलिए तो लिखेंगे कैसे हम लोग, तो समतल दर्पण अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना। अब आगे चलते हैं। जो बच्चे इधर नहीं देख रहे हैं, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, तो क्या होगा ना कि वो अभी ही याद हो जाएगा, बाद वाला बात नहीं रहेगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, कौन कौन नियम है वो हमरा पूछता ही नहीं है, तो सीधे लिख देंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। क्या है कि नहीं? अगर हमरा से कोई पूछे कि सर आपका घर कहाँ, तो हम थोड़ी बताएंगे जिला समस्तीपुर बिहार पटना इतना, अरे बताएंगे गंगसारा बोलेंगे, घर कहाँ था गंगसारा। अब बताइए, एगो आया हमरे यहाँ अगुआ, वो लड़की वाला, उस लड़की से शादी हमको करने का विचार नहीं था, तब भाई हमसे हमसे पूछा गया कि सुनिए सुनिए, हमसे पूछा गया कि ये सर, यानी उस समय बताया गया कि आपका क्या नाम, हमारा नाम पूछ रहा भाई, अगुआ का बताइए आपको पता नहीं, बता दीजिए आप मेरा नाम, घर कहाँ, बोले घर कहाँ, तो जहाँ बैठल है वही तो घर हमार है, घर कहाँ, इहो कोई पूछने वाला बात है। चलिए आई किताब की ओर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम भाई? चलिए कौन कौन? तो आपतित प्रकाश किरणें, परावर्तित प्रकाश किरणें, अभिलंब उस पर डाला गया, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कौन, परावर्तन कौन, तो इतना हमको लिखना नहीं है, सीधा शॉर्ट में लिखना है। कितने होते हैं? 2। आगे चलते हैं। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? क्या संबंध? तो दोनों बराबर होते हैं। समतल दर्पण में जो वस्तु दूरी होती है और जो प्रतिबिंब दूरी होती है, दोनों क्या होती है मेरे भाई? नहीं समझे? देखिए ऐसे, एक आईना सामने रख दीजिए यहाँ पर, एक लड़का को यहाँ खड़ा कर दीजिए, क्लियर? तो इसका यहाँ फोटो बनेगा, तो इसको दिखाई पड़ेगा जितना दूरी है उतनी दूरी यहाँ पर ऊ बनेगा। किसी को दिक्कत? अगर ये लड़का 2 कदम पीछे आ गया, यहाँ आ गया है, तब प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होती है? नेक्स्ट नंबर। अब देखिए पूछ रहा है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? तब गोलीय दर्पण 2 प्रकार का, दर्पण होता है 3, लेकिन गोलीय दर्पण कितने? लेकिन यहां हम लिख दिया है 3। कौन कौन पढ़े थे हम लोग? अवतल, उत्तल और समतल। तो समतल गोलीय में नहीं आता है, गोलीय में 2 आता है, उत्तल और। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? कौन कौन? ठीक है, ऐसे लिख दिया है, ऐसे पढ़े थे हम लोग इसलिए लिख दिए थे। अब आगे चलेंगे। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? देखो, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष पता है? किसको कहेंगे? देखिए लड़की कह रही है कि सर देखिए एगो दर्पण आप बना ना दीजिए, तो दर्पण हम वो बना देते हैं। चलिए बहुत अच्छा, ई में ध्रुव कर दीजिए P, यही ना? हाँ हाँ ठीक है। और यह हो गया वक्ता केंद्र, दोनों को मिला दिए रेखा, तो यही हो गया मुख्य अक्ष। यानी दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है ओकरे केंद्र को कहते हैं हम लोग वक्ता केंद्र। नहीं, जैसे मान लीजिए ई दर्पण मानी खोखला गोला है, तो इसका कोई केंद्र होगा, तो ई हुआ C, यहां से हम काट के हटा दिए हैं, तो ये हो गया हमारा दर्पण, तो इसका हो गया P, दोनों को मिला दिए तो ये हो गया मुख्य अक्ष। यानी दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। आगे बढ़े, अवतल दर्पण के फोकस किसे कहते हैं? तो देखिए ई कौन दर्पण है भाई? अवतल दर्पण। किसी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर दोनों के जो कटान बिंदु हुआ यही कहलाएगा उसका फोकस। क्या कहलाएगा? समझ में आ गई बात? तो कैसे लिखेंगे फोकस की परिभाषा? तो किसी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें
ये क्या हुआ रे, मक्खी का खेला वेला था। अच्छा चलिए, किसी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु फोकस कहलाती है। किसी को डाउट? आगे चले क्या? आगे पढ़ो क्या कहता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है भाई रे? तो हम लोग पढ़े थे, याद होगा आपको कि ये वो गोलीय दर्पण बनाओ मेरे भाई। चलो, ये मुख्य अक्ष दो, ये हमारा एफ है और ये हमारा, तो ये अगर मान लीजिए 2 cm है तो ये समुच्चा क्या है, 4 है। अगर ये 3 होगी तो ये क्या होगी, ये 4 हो जाए तो कितनी हो जाएगी, यानी इसका ये क्या है, दोगुना, इसका ये दोगुना, यानी फोकस और वक्ता त्रिज्या में दोगुना का संबंध होता है। या वक्ता त्रिज्या फोकस की दोगुनी लिखेंगे या फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। तो आप ऐसे लिख देंगे, देखिए फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, या ऐसे भी लिख सकते हैं वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। F बराबर R/2, वक्ता त्रिज्या की आधी या R बराबर 2F, यानी वक्ता त्रिज्या फोकस की दोगुनी। आपको जैसे समझ में आता है वैसे लिख सकते हैं। समझे? किसका संबंध होता है, दोगुना का संबंध। किसका? तो लिखेंगे वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। किसी को समझने में दिक्कत? आगे चले क्या? क्वेश्चन नंबर 10। अब कह रहा है, देख भाई, एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब देता है। तो उत्तल तो देता ही है नहीं, लेकिन उसमें एक चीज होता है कि वह वस्तु का छोटा देता है। सीधा देता है लेकिन छोटा। अवतल जो है सीधा और आवर्धित देता है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा होगा मेरे भाई, अवतल दर्पण। कौन होगा मेरा? ठीक है, कह रहा एक दर्पण का नाम बताइए जो सीधा और आवर्धित। ठीक है, तो आवर्धित का मतलब हुआ कि हमरे से तनी नम्हर की, तो नम्हर कौन में, कहां पर भेले रहा मालूम है ना, जहां पर दाढ़ी बनवे के लिए रहा, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। नहीं, तब जब हम रहते हैं तो हमारा फोटो कैसा बनता है, थोड़ा सा बड़ा मोटा नहीं बनता जी। चलिए, एक दर्पण का नाम वस्तु का सीधा और आवर्धित, तो कौन सा दर्पण? किसी को दिक्कत? अरे क्वेश्चन में कोई जाने नहीं है, एकदम बड़ा मजेदार वाला क्वेश्चन सब है। आगे, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहां होना चाहिए? देखिए, गलती बात नहीं बोली आप लोग। आभासी फोकस से पहले बनता था, हमने 6 गो फोटो बनाया था। देखिए समझिएगा, हम अभी तुरंत बना देते हैं फिर से। एक ऐसे हमारा क्या था, ये क्या था, ये P है और ये F है और ये C है और ये अनंत है। इतना ठीक था। पहला आपने देखा था कि अगर हम यहां पर सट जाएंगे तो सीधा और आभासी बनेगा, यहां पर आएंगे तो भी सीधा और आभासी बनेगा। लेकिन जैसे ही फोकस पर आते हैं तो फोटो अनंत पर बनती है, बड़ी गो और उल्टा यानी वास्तविक। फिर यहां आ जाते हैं तो भी बनती है उल्टा, यहां सी पर आ जाते हैं तो भी बनती है उल्टा, यहां आ जाते हैं तो भी बनती है उल्टा, और अनंत पर रहते हैं तो भी बनती है उल्टा। तो इसका मतलब है कि एफ से जैसे इधर गए तो वास्तविक बनी, एफ से पहले हैं तो आभासी बनी है कि नहीं हो? तो कहां पर रहबे तो आभासी, तो फोकस से पहले क्या लिख देंगे हम लोग? किसी को समझने में दिक्कत? प्रश्न कह रहा कि आभासी। अब हमारा यो नहीं याद रहा, मान लीजिए, अरे हमको तो सब हो याद है, आपकी बात कर रहे हैं। अगर आपको ई भी नहीं याद रहा तब बउआ रे, किताब का एगो ग्राफ तोरे किताब में ऐसे देल है कि नहीं? ओकरे में 6 गो 7 गो से देल है, ऐसे 7 गो है ना। अब यहां देखना
ऊपरों में आभासी, इहो आभासी, तब वास्तविक 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 देल है ना। तो दू गो है आभासी, अब बाकी सब है वास्तविक। तो ई कहाँ कहाँ वाला तो है, एफ से पहले वाला आभासी, ई ध्यान रखना। ई घर को याद रखना कि दू गो में आभासी देल है, तो कहाँ तो फोकस से पहले वाला, आ ई सब है फोकस के बाद वाला, तो वास्तविक। तुम ऐसे भी थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लेना, कोई दिक्कत। आशा और उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर हमने 11 समझाने में सफल रहा। नंबर देखो 12, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। तो हमने बताया था, बड़ा ही VVI है। एगो अवतल दर्पण मेरे पास था, यहाँ F थी और यहाँ C थी, यहाँ पर कोई वस्तु हो, फटाफट 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 कैसा, तो अब तौले सॉरी वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, अब बराबर बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, कोई दिक्कत। अब यहां देखिए, याद रखिए, अवतल दर्पण में जब C पर होगा यानी वक्ता केंद्र पर होगा, तब फोटो बराबर उल्टा और वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। और जखन ये उल्टा हो गया तो कर देंगे वास्तविक, कोई दिक्कत। अरे 4 गो उसमें रहता है ना जी, कोई भी प्रतिबिंब बनाते हैं तो 4 गो लिखते थे, एगो लिखते थे उल्टा है कि सीधा, आभासी है कि वास्तविक। तो उल्टा जब ये कह देते थे तो वास्तविक, और सीधा कह दिए तो आभासी, नहीं कह दिए तो उल्टा है, तो क्या होगा ये, तो उल्टा वास्तविक दो हो गया। कहां बन रहा है, वक्ता केंद्र पर, ठीक है। और कैसन, तो वस्तु के बराबर, वस्तु के, किसी को दिक्कत, एनी डाउट। चलिए अब आगे चलते हैं। नंबर 13 क्या कहता सुनो, वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा, एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे। तो हम लोग पढ़े थे निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी, याद है। हाँ, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो चाहे वक्ता त्रिज्या हो, दोनों ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो या वक्ता त्रिज्या, दोनों धनात्मक होती है। रे बउआ, U कह रहा है, U हम लोग जाने थे कि होता है वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को सूचित करते थे हम लोग U से, प्रतिबिंब दूरी को सूचित करते हैं हम लोग V से, अब फोकस को करते हैं F से, कि वक्ता त्रिज्या को R से। तब वस्तु दूरी है U, चाहे अवतल में कुछ रहेगा, फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या कुछ रहेगा, तो क्या होगा, ऋणात्मक। क्या होगा, तो अवतल दर्पण जखनिए आ गया, हमरा से कह दिया कि वस्तु दूरी क्या होगा, धनात्मक की ऋणात्मक, ऋणात्मक। वस्तु दूरी क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा, वक्ता त्रिज्या क्या होगा, तो सब तो ऋणात्मक ही होगा, तो कहना क्या है। तो अवतल दर्पण कहेगा तो क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण कह दिया तो क्या लिख देंगे, किसी को डाउट, फिर समझते हैं। प्रश्न कहा कि वस्तु दूरी U का चिन्ह, चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक माने माइनस, कब, जब अवतल दर्पण होगा तब। किसी को डाउट, आगे चले क्या, आगे देखो, कह रहा है 15 cm सॉरी सॉरी गड़बड़ा जाता है ना रे, ओह माइंड स्लिप कर जाता है। अच्छा चलिए आइए एकदम, 10 cm फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से 15 cm की दूरी पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। अरे भाई, ये बड़ा लटपटिया हिसाब पूछ दिया हमको। ये क्या हो जाता है इसको, चलिए सुनिएगा, ये कहा क्या क्वेश्चन, सो हम समझते हैं थोड़ा सा। कहा रे बउआ, तोरे पास एगो अवतल दर्पण था, यहां तक किसी को दिक्कत। फिर कहा कि एक ऐसे हमने फोकस वाला है, तो इसकी बीच की दूरी 10 है, ये कितना है भाई रे, 10 है, क्लियर। तो वक्ता त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास, 20 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यहां तक कोई दिक्कत। फोकस दूरी 10 है तो वक्ता त्रिज्या कितना होगा, 20 होगा। अब कोई आदमी वस्तु को लाके यहां खड़ा कर दिया, कहां खड़ा कर दिया, 15 cm पर,
तब फोकस और वक्ता त्रिज्या के बीच में होगी। इसका मतलब यही है। प्रश्न क्या क्या देखो, 15 cm पर वस्तु है, अब फोकस 10 है, तब फोकस तो हमारा पास 10 है, अब कोई 15 cm पर रखता है तो यानी फोकस से ज्यादा रखा होगा, और वक्ता त्रिज्या के बीच में। वक्ता त्रिज्या मेरा 20 हुआ, आप फोकस 10 हुआ, तो चित्र से समझो कि अगर 10 से पहले रखता तो इधर रहते, 10 पर रखता तो यहां होते, लेकिन 15 पर रख रहा है यानी 10 और 20 के बीच में, यानी फोकस और बीच में। इतना समझ गए? तब फोकस और वक्ता त्रिज्या के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तब बउआ रे, यहां पर जब ये आए थे हिन्ने मुंह भरे थे तो उल्टा हुआ था। तो एगो तो समझ गए कि एफ से हम जैसे पीछे भागेंगे, हिन्ने से इन्हें भागेंगे तो क्या होगा? उल्टा होगा। तो उल्टा हुआ तो क्या हुआ? इतना तक पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बताइए? चलिए अब दो बात समझिए। अब यहां पर आए थे तो बराबर हुआ था, यहां से आगे बढ़े तो छोटा था, लेकिन इधर में था बड़ा। इधर में क्या था? तब बड़ा कर दिए। किसी को दिक्कत आए? छोटा लिख दिए हैं? नहीं तो गलती हो गया, प्रतिबिंब छोटा नहीं, छोटा नहीं होगा, तब होगा कौन चीज? बड़ा। मिस पॉइंट हो गया। क्या होगा हमारा? बड़ा होगा। क्लियर? अब चलिए, अब चलते हैं, ये समझ गए। और कहां बनेगी? कहां बनेगी बुआरे? वक्ता त्रिज्या और अनंत के बीच में। क्लियर? फिर समझ लेते हैं एक बार और, इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं एक बार, सब लोग समझना फिर से। एक हमारे पास ऐसे है, इसका नाम है अवतल दर्पण। यहां है F और इसकी बीच की दूरी कह रहा है 10 है। क्लियर? तो 10 हुआ तो हमको समझ में आया कि हमारी R कितनी हो जाएगी? 20। कोई दिक्कत? अब किसी भाई ने एक फोटो लाया और 15 cm यहां से मापा, क्योंकि कोई भी दूरी मापते हैं ध्रुव से मापते हैं, तो यहां से आया और 15 cm जहां पूरा वहां रख दिया। किसी को दिक्कत? अब इसका फोटो कैसा होगा बताओ? अब तो हम एक क्लियर किए कि देखो, यहां पर जब थे, हम यहां पर थे तो हमारा बना था सीधा, नहीं बना था फोटो, लेकिन जैसे F पर आए थे, F से इधर जैसे बढ़ने लगे थे तो हमारा उल्टा होने लगा था। तब पहला तो समझ गए कि बनेगा कौन चीज? F से इधर आए हैं तो उल्टा बनेगा, उल्टा हुआ तो क्या हुआ? अब समझो, इतना तो क्लियर हो गया। हम लोग पढ़े थे जब तक इधर रहेंगे, C से उधर रहेंगे तो बड़ा बनेगा, लेकिन जैसे C पर आएंगे तो बराबर होगा, और C से हैने बढ़ेंगे तो छोटा होगा। अभी C से उधरे है ना, तब बड़ा होगा। अब लिखा गया होगा मिस पॉइंट, तो उसको मत लेना, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको समझो। तो ये दो क्लियर हो गया। अभी बनेगा कहां? अनंत और वक्ता त्रिज्या के। आशा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कहिएगा सर जी ये अनंत और वक्ता त्रिज्या वाला नहीं समझे, वो कैसे हुआ? तो एकरो हम क्लियर कर देते हैं, थोड़ा समझो। जब हम यहां थे तो पीछे बने थे, यहां पर आए थे तो कहां बने थे? बिल्कुल अनंत पर। लेकिन यहां जब आए तो हम अनंत और वक्ता त्रिज्या के बीच में, यहां पर आए तो वक्ता त्रिज्या पर। तो आपको हम क्या समझाए थे कि जब वस्तु हेने आती है तो ई होने घुसकती है, नहीं जी? बताए थे ना, जब वस्तु हिनी घुसकती है तब प्रतिबिंब एने घुसकती है, नहीं घुसकती है। तो इसका मतलब अभी इस सामने आ गया है, इस सामने सी पर, अभी अगर वस्तु इधर घुसका देंगे तो फोटो इन्हें ना भागेगा। समझे बात? वस्तु अभी यहां है तो फोटो यहां है, अब वस्तु को उन्हें धकेलेंगे तो फोटो भागेगा हेने, तो हेने भागेगा तो यहां आएगा। समझ में आई बातें? चलिए, आशा और उम्मीद है आपको हम ये क्वेश्चन समझाने में सफल रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए 16 नंबर देख लेते हैं क्या कहता है। किसी गोलीय दर्पण में, माने किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक का मतलब है कि जो आप देखते हैं वो वैसी है नहीं, वैसा महसूस करते हैं आप, वैसी है नहीं महसूस करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि आप छोटकी देख रहे हैं तो छोटकी नहीं दिखाई है बड़ी को, लेकिन आपको दिखाई पड़ रही है छोटी, दिखाया जा रहा है। क्या रे, समझ में आई बातें? कौन दर्पण में? उत्तल में नहीं,
गाड़ी ट्रक जो है आपको आईना में दिखाई पड़ता है ना जी, तो ट्रक उतनी को थोड़ी है, आपको महसूस कराया जाता है कि एगो बड़का ट्रक इतनी को आके बन के दिखाई पड़ रहा है हम तुमको, यानी वो काल्पनिक यानी आभासी। काल्पनिक माने आभासी, आभासी का मतलब सीधा, और सीधा कौन दर्पण में, कोई दिक्कत? तो गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक, तो कौन में, उत्तल दर्पण में। किसी को दिक्कत? चलिए तो इतना देखिए, फिर आगे चलते हैं। तो 16 तक सब लोग क्लियर कर लिए, चलते हैं 17 देखते हैं क्या कहता है। ये क्या कर देता है देखो। ओहो, चलिए देखिए 17 क्या कहता है। क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तब वास्तविक का मतलब होता है उल्टा, तो उत्तल दर्पण में उल्टा होता है क्या? अब आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, आप पीछे वाली गाड़ी चक्का ऊपर छतरी नीचे नजर आ जाए तो आप लोग कूद के भाग जाइएगा, ई कौन आ रहा है रे भाई ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है रे भैया, ओकरा में सीधे दिखाई पड़ता है। तो सीधा का मतलब आभासी। तब पूछ रहा है कि वास्तविक दिखाई पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? नहीं, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी यानी सीधा प्रतिबिंब देती है। किसी को डाउट? आगे चलेंगे। एक दर्पण की फोकस एफ बराबर -15, तो अवतल दर्पण है या उत्तल? अब माइनस होगा तो हम जानते हैं कौन दर्पण का माइनस, तो अवतल का चाहे वो फोकस पूछ दे, वक्ता तिरजा कह दे, अगर ऋणात्मक कह दिया तो क्या मतलब अवतल अवतल होगा, कोई दिक्कत? चलिए, तब पूछ रहा है कि बउआ रे 15 cm अगर फोकस है तो उत्तल होगा कि अवतल? तो अवतल होगा। आगे चलो, अब कह रहा है कि गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा, तो आवर्धन पढ़े थे कि बोलिए 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 बोलिए। पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई और फिर वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। नहीं, आवर्धन का परिभाषा पूछेगा तो क्या बताएंगे हम लोग? ठीक है, किसी को डाउट एक बारे में विस्तार से अगर देखना है तो चलिए राकेश सर के वीडियो में, वहां पर मिलेगा फिजिक्स का एगो प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर में सब वीडियो रखल है, आराम आराम से एक एक करके देखते रहियो, क्या दिक्कत है। चलिए बारे, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या होगा? तो ऋणात्मक का मतलब प्रतिबिंब उल्टा है, और धनात्मक का मतलब सुल्टा है, सीधा। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, कह रहा है कि m अगर ऋणात्मक हो यानी आवर्धन ऋणात्मक हो, इसका मतलब कि, तो आप बताएंगे कि सर एक मतलब हुआ प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। आवर्धन m अगर धनात्मक हुआ एक मतलब कि नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ई बड़ा ई छोटा, तो बराबर, तो केना, तो वीडियो में। चलिए आगे, एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 20, वक्ता त्रिज्या मतलब अंग्रेजी में 20, अंग्रेजी में कितने? 20 यानी R20, तब फोकस दूरी F, तो एक सूत्र क्या है? R/20/2 कितना? अरे वो वक्ता त्रिज्या 20, तब फोकस कितनी? समझे? किसी को दिक्कत? कहां से लाए? सूत्र फॉर्मूला है कि त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। अब आगे बड़ी मजा आता है पढ़ाने मेरे भाई। उत्तल दर्पण का एक उपयोग, तो कहां? बस गाड़ी के साइड में, ड्राइवर साहब के बगल वाला जो आईना रहता है, पीछे देखे वाला आईना, उसको कहते हैं पश्च दर्पण या साइड मिरर। अंग्रेजी में साइड मिरर, हिंदी में पश्च दर्पण, आप बोलचाल की भाषा में ड्राइवर साहब के बगल वाला आईना है ना, ओकरे में केकर उपयोग? आगे चल, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्ता त्रिज्या, देखो फिर अंग्रेजी में कितने? R बराबर 32, तो F निकालना है, तो R/2 32/2,
कट गया 16 माइनस की प्लस काहे लगी उत्तल है काहे की उत्तल है अवतल रहेगा तबे ना माइनस देंगे यहाँ तो प्लस से देना होगा रे बउआ ध्यान रखना। आगे काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब माने भूतनी। अच्छा एक बात हमको समझ में नहीं आया, इतना आदमी पुरुष सब मरता है तो एको को भूतबा नहीं बनता है और सब लड़की चुड़ैल भूत महाडाकनी बताइए लड़का में को डाइनो नहीं बनता है डायनिया सब बनती है भाई पता नहीं लड़की का कौन है। आइए किताब की ओर लड़की हमको समझ में नहीं आता है कि लड़की कौन कुंडली का है भाई। आइए किताब की ओर आगे चलेंगे तो काल्पनिक पर सुनिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब क्या? हाँ पहले एगो गाड़ी को बंद होने देते हैं तब अपना शुरू करेंगे। चलिए बाजी काल्पनिक का मतलब बोलचाल की भाषा में समझो कि जो जैसी है वैसी दिखाई नहीं पड़ रही है उसका केवल छाया बन रही है महसूस हो रहा है उसको काल्पनिक कहेंगे। लेकिन परिभाषा लिखेंगे तो लिखिएगा ऐसे ओहो देखिए किसी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है हाँ प्रतीत होती है या मालूम पड़ती है इससे जो आकृति बनती है उसको कहते हैं काल्पनिक या आभासी। जब कट जाएगा पूरा पूरा तो वास्तविक। चलिए तो इतना तो सबको याद ही होगा क्योंकि हम लोग पूरा पढ़ लिए थे चैप्टर को पूरा रस रस निकाल के। चलिए आगे चलते हैं समतल दर्पण जा ई का लिखा गया अरे वाह समतल दर्पण में आवर्धन सुनिए आवर्धन m1 है इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है। नहीं पढ़े थे विस्तार से करा कि वो अरे m ज्यादा होगा क्या मतलब कि m कम होगा क्या मतलब कि बराबर होगा क्या मतलब कि तो इसका मतलब है कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है तो उसको कहेंगे हम लोग आवर्धन +1। आगे एक गोलीय दर्पण जिसका वक्ता केंद्र C है एक किरण ACB आपतित है तो किरण की दिशा का परावर्तन कैसन होगा? रे बुआ हमरा नहीं समझ में आलो तो हम चित्र बनवे छो पहले देख ये ऐसे है ये F है ये C है कि नहीं? कह रहा है कि देखिए ACB यहां से A से चली C होते हुए B आई है तो लौटेगी तो कैसे लौटेगी? तो आपको याद है ना बताए थे कि अगर वक्ता केंद्र से आएगी तो लौटेगी भी वक्ते केंद्र से तब BCA हो जाएगी लौट जाएगी तो क्या हो जाएगी ACB यानी वक्ता केंद्र से आई है तो लौटेगी भी कैसे BCA ही लौटेगी। ठीक है कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहां? तो हम लोग 4 को देखे थे हजामती में देखे थे गाड़ी के हेडलाइट में देखे थे टॉर्च में देखे थे डॉक्टर द्वारा आंख कान के इलाज में सौर भट्टी में देखे थे। तो हमको यहाँ पूछ रहा है दुइये गो तो कोनो 2 गो लिख देंगे एगो हजामती में और डॉक्टर द्वारा आंख कान के इलाज में। किसी को दिक्कत? तो उम्मीद है आपको ये कुल 27 क्वेश्चन हमने आपको बताया हंसते खेलते शब्दों में आपको बहुत आनंद भी आया होगा और याद भी हो गया होगा इतना उम्मीद है मुझे। तो अगर हमें विश्वास है तो आपको भी बशर्ते आप ध्यान से देखे होंगे तब ऐसा नहीं कि बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट अपने कुर्सी में अब माइंड जो है वहां गोलगप्पा वाला चाट के दुकान पर तो गड़बड़ा जाएगा बुआरे। ठीक है तो नहीं होता है किताब पढ़ रहे हैं दिमाग घूम रहा है उधर पूरा पन्ना पढ़ गए पूछा गया कि तो कुछो नहीं तो गड़बड़ा जाता है। ऐसा नहीं करना है बॉडी प्रेजेंट तो माइंडो प्रेजेंट होना चाहिए। तो आज के लिए इतने ही। हाँ एक याद रखिएगा अगर आपको सीख मिली है अगर थोड़ा सा भी तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए। ठीक है ना आपके जो साथी होंगे आपके क्लास में
तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो इतने ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं फिर। हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।